जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी। जो हमारी जन्मभूमि होती है वही हमारी माँ होती है और वो हमारे लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। ये एक बहुत ही प्यारा दुआ है संस्कृत का, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। कुछ दिनों से इंडिया स्टैंड विद बक्सवाहा सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट काफ़ी वायरल हो रखा है। क्या है ये पूरा घटनाक्रम, क्या इसके पीछे की कहानी है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके थोड़े से इतिहास को समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है 2003 से। 2003 में जब सरकार ने पहला सर्वे कराया, ये सर्वे 2 साल चला, 2003 से 2005। इस सर्वे में क्या निकल के आया कि छतरपुर जिले के अंदर बक्सवाहा से लगे हुए वन क्षेत्र में 3.5 करोड़ कैरेट के हीरे पाए जाने की संभावना है। 2005 के बाद 2007 में ऑस्ट्रेलिया का एक रियो टिंटो नाम का कंपनी आया और उसने बक्सवाहा में एक पायलट प्रोजेक्ट सेटअप किया, एस्टेब्लिश किया। ये पायलट प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश इसलिए किया जाता है ताकि जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या नीड होंगी, किस तरीके और लोकेशन की सराउंडिंग को समझने के लिए, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट है, क्या कैसी सर्कमस्टांसेस है वहाँ का, तो उन चीज़ों को समझने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है। इस पायलट प्रोजेक्ट 2007 से 2010 तक चला। उसके 2010 के बाद चीज़ें कुछ टुकड़ों में हुई, लेकिन 2017 में रियो टिंटो ने गवर्नमेंट से कहा कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट के एक्सपांशन के लिए एक प्रपोजल है, कुछ न्यू आइडियाज़ हैं। उस प्रपोजल में उन्होंने गवर्नमेंट से क्या कहा कि अगर इस प्रोजेक्ट के फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए या फुल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 11 लाख पेड़ काटने होंगे। रियो टिंटो कंपनी को काम करते हुए यहाँ काफ़ी वक्त हो चुका था। 2007 से 2010 तक वो पायलट प्रोजेक्ट चलाना और 2010 से 2017 तक काफ़ी वक्त हो चुका था उन्हें। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि उन्हें एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस या लैंड कन्वर्जन के लिए परमिशन जो है वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। 2017 में जब ये सारा कुछ चल रहा था, उनको जो भी समझते आया हो 2017 में वही सारा 2017-18 में वही सारा कुछ छोड़कर चले गए। 2019 में सरकार ने नए टेंडर अनाउंस किए, नए बिडर्स को बुलाया, जिसमें जाहिर है बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अडानी ग्रुप भी है, आदित्य बिरला ग्रुप भी है। लेकिन लास्टली ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोजेक्ट 55,000 करोड़ में आदित्य बिरला ग्रुप की एक्सेल माइनिंग कंपनी को दे दिया गया। ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं नहीं 55,000 करोड़ की है। इस 55,000 करोड़ में से इस प्रोजेक्ट में 42% रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इट मीन्स 42% रॉयल्टी 55,000 करोड़ का 23,000 करोड़ होता है, मतलब 23,000 करोड़ रुपए सीधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो कैसे ये कहानी 2003 से 2021 तक पहुंची, किस प्रकार से सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को डील किया, इस पूरी प्रोसेस को डील किया, कैसे जो आज परिस्थितियां हैं कैसे वो बनी, इसका पूरा जो घटनाक्रम था वो इस प्रकार से था। हमने ये देखा कि 2003 से 2021 तक किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम रहा, लेकिन इन वृक्षों के काट दिए जाने से वहाँ के आसपास के इलाकों में बक्सवाहा के लोगों और उसके आसपास के जो निवासी हैं उन लोगों की जीवन यापिका पर क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में, ये जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ये जो बक्सवाहा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड रीजन में आता है। तो बुंदेलखंड का पर्यावरण कैसा है, यहाँ बारिश कितना होता है, यहाँ का जल स्तर कैसा है और सूखा यहाँ पड़ता है या नहीं, या किस तरीके की चीज़ें हैं, ये सब कुछ हमें जानना जरूरी होगा। ये जानने के लिए हम मदद लेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो संस्था है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसका काम ये होता है कि ये लोकल एजेंसीज और स्टेट लेवल एजेंसीज के साथ मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के सेक्टर में काम करता है। तो 2014 में इन्होंने बुंदेलखंड ड्रॉट नाम से एक रिसर्च वर्क बोले या केस स्टडी बोले वो निकाला था। उसमें कुछ डेटास और कुछ फैक्ट्स हैं
जो मैं आपके सामने रखूँगा उनके वो पूरे PDF का स्क्रीनशॉट भी आपको डिस्क्रिप्शन में, वो पूरे PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसका कुछ जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो मैंने पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो ये पब्लिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा निकाला गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ये सूखे का इतिहास जो है बुंदेलखंड रीजन में आज का नहीं है, काफ़ी अरसों से चला आ रहा है। द पैनिक फेमाइन इन 1873 एंड 1874, 1873-74 में भी एक फेमाइन आया था, 1896-97 में भी आया था, और ये वक्त के साथ साथ और बिगड़ता ही गया है इसका स्तर। 18वीं और 19वीं शताब्दी में NIDM के अनुसार 16 वर्षों में एक बार यहाँ सूखे की स्थिति बन पाती थी, लेकिन वही 1968 से और 1992 के बीच ये स्थिति 16 में जो एक साल पड़ता था वो 16 में 1 से 3 हो चुका था। मतलब जो 16 साल में एक बार सूखा पड़ता था अब वो 16 साल में 3 बार पड़ने लगा। ये धीरे धीरे खाली 1992 तक नहीं बढ़ा, उसके आगे भी चीज़ें और बदतर होती गई। 2005 से 2007 तक सूखा तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो भी कम हुआ, और यहाँ पे जो कुएं, तालाब, नदी थी उनमें जो पानी की कमी आई वो 15% से 47% बढ़ गई। जो पहले कमी 15% आती थी अब वो बढ़ के 47% हो गई। धीरे धीरे ये परिस्थितियां और ख़राब होती गईं, और जो वर्षा थी अब जो वर्षा थी वो भी कम होने लगी। 2004 और 2005 में जहाँ 25% शॉर्टफॉल आया था मानसून रेन में, मौसमी बरसात में, अब वो 2006 और 2007 में 25 से बढ़ के 43% हो चुका था बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश रीजन में। और ऐसे ही 2007 में बढ़ के फिर वो और ज़्यादा हो चुका था। उनका इस NIDM की एक रिपोर्ट में एक सेक्शन है 5.5 जिसमें अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के नीचे एक पैराग्राफ है। ये मुझे पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। 40 से 60% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, नदियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे औसत वर्षा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सूखा पड़ता है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका बहुत सारा हमको प्रभाव देखना पड़ता है। यहाँ बेरोजगारी होती है, आत्महत्या, बहुत लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है। बहुत सारे लोग बड़े शहर यहाँ से निकल के बड़े शहरों में काम करने के लिए जाते हैं। ये जो रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, इन 4 लाइनों में बहुत ही मुख्य बिंदु है एक, जो मैं आपके सामने लिखूंगा। जो इसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि वृक्ष या जंगल, और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे खदानें बना दी जाती हैं, और इस प्रकार से इसका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है जनता के विकास के नाम पर, पब्लिक वेलफेयर के नाम पर। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है माइनिंग एरियाज के फॉर्म में। कि सीधा लिखा हुआ है, स्पेशली फॉरेस्ट एंड माइनिंग एरियाज आर बीइंग आर्बिट्रेरली एक्सप्लॉइटेड। ये मैं खाली हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, ये शब्द NIDM के हैं। और उसका असर क्या होता है कि जो आदिवासी और जो औसत किसान हैं, जो वन उत्पादों पर या जिसकी जीविका जंगल वन के ऊपर निर्भर होती है, वो उनके संसाधन धीरे धीरे कम होते हैं, और उनका जो जीवन यापन का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। और खाली यही नहीं, फूड प्रोडक्शन में जो डिक्रीमेंट आया है, डेक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन, आप देख सकते हैं 2008 का ये रिपोर्ट है MP राइट टू फूड कैंपेन का, कि हर जो जिला है, पूरे जो जिले हैं उनमें जो डिक्रीमेंट आया है वो किस तरीके से आया है। किस तरीके 58 छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का 58 से जो फूड प्रोडक्शन है, खाद्य उत्पादन है, वो 58 से 35 पहुंच गया। टीकमगढ़ का 76 से 48 पहुंच गया। ये फूड प्रोडक्शन में जो डिक्रीमेंट आया है वो इस तरीके से आया है। ये जो मैप है ये बेसिकली बुंदेलखंड रीजन का मैप है, जहाँ पे
कुछ डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, कन्नौज, दमोह, सागर, दतिया जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये एमपी के अंदर आते हैं। वो नीलकंठ रीजन के महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन ये सारी यूपी में आते हैं। तो एक छोटा सा रीजन है। अब जो सूखा पड़ता है वो कहीं ना कहीं दो प्रकार का, मेजरली जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट और दूसरा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल को जलीय सूखा बोलते हैं और मेट्रोलॉजिकल को मौसमी सूखा। तो यहाँ जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये 1998 से लेकर 2009 तक का डेटा है। जहाँ नीला रंग ये शो कर रहा है, नीला रंग नो ड्रॉट रीजन को शो कर रहा है, और जो पीला रंग है वो इंटरमीडिएट ड्रॉट रीजन, और जो रेड कलर है या फिर काइंड ऑफ लाइट पिंक जो कलर है वो ये शो कर रहा है, सीवियर ड्रॉट रीजन को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें 1998 में कितना ब्लू रीजन है, मतलब बहुत ही कम सूखा पड़ा जाता था, मौसमी सूखा। धीरे धीरे वो बढ़ा, 2000 में और बढ़ा, 2000 के बाद परिस्थितियां ठीक हुई, लेकिन धीरे धीरे वो नीले से किस तरीके से पूरा पीले में कन्वर्ट हो गया आप देख सकते हैं। 2003 में जहाँ पूरा ब्लू रीजन है, मतलब नो ड्रॉट रीजन है, वहीं 2009 में पूरा येलो में कन्वर्ट हो गया, मीन्स मॉडरेट ड्रॉट रीजन में कन्वर्ट हो गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसको पिंक में कन्वर्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, धीरे धीरे ये सीवियर ड्रॉट रीजन में आ जाएगा। सीवियर ड्रॉट मतलब अत्यधिक सूखा की श्रेणी में आ जाएगा। और ये था मौसमी सूखा। धीरे धीरे परिस्थिति और बिगड़ने और ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का सिचुएशन है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स का ग्राफ है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब पानी की कमी होने से जो सूखा पड़ता है उसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। अब देखें ये जो ग्राफ है ये भी हमारे पास 1998 से लेकर 2009 तक का है। इसमें देख सकते हैं दो परिस्थितियां वही हैं, जो चीज़ें वही हैं। जो नीला है वो नो ड्रॉट रीजन, जो ब्लू है वो इंटरमीडिएट ड्रॉट रीजन, और जो लाल है वो सीवियर ड्रॉट रीजन मतलब अत्यधिक सूखे की श्रेणी में। तो धीरे धीरे ये लाल रंग है, आप ये देख सकते हैं, धीरे धीरे लाल रंग बढ़ता जा रहा है। 2007 में बहुत हुआ, 2008 में बहुत हुआ, धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ठीक हुई, लेकिन अब हम फिर से उन्हीं परिस्थिति को अग्रसर कर रहे हैं कि अब ये जो पूरा बुंदेलखंड रीजन है ये अत्यधिक सूखे की श्रेणी में आने वाला है, आ चुका है। आप ये देख सकते हैं लाल रंग जो है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनसे ये बताने का कोशिश किया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक सूखे की श्रेणी में आते हैं। इस तरीके से चीजें हैं। NIDM के इसी डॉक्यूमेंट में तेंदुलकर कमेटी की 2009 की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस इलाके के ज़्यादातर किसान रेनफेड एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर होते हैं, मतलब वर्षा आधारित कृषि के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन सूखा पड़ने के कारण, खेती ना हो पाने के कारण जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनका आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि 45% जो नेट सोन एरिया है या एग्रीकल्चरल लैंड है वो इरिगेटेड है, सिंचित है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की आपूर्ति, वाटर सप्लाई पर्याप्त नहीं हो पाती है। चलिए अब आते हैं NIDM की रिपोर्ट्स के बाद दूसरी जमीन हकीकत पर। छतरपुर जिले से लगा हुआ एक दूसरा जिला है पन्ना। यहाँ भी हीरा की खदान है। जब सर्वे हुआ तब यहाँ 23 लाख कैरेट हीरा मिलने की संभावना पाई गई, और जब प्लांट लगा तब अभी तक लगभग 13 लाख कैरेट हीरा निकाल लिया गया है। तो यहाँ का आज के समय में यहाँ के हालात इस तरीके से हैं कि यहाँ बारिश तो कभी कभी होती है, लेकिन यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि औसत वर्षा होने के बावजूद भी यहाँ सूखे की स्थिति बन जाती है। पिछले 2 दशकों से यहाँ या तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, या फिर इतनी कम बारिश होती है कि फसल का उत्पादन किया ही नहीं जा सकता। पन्ना जिले के ही अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नूनागढ़। यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ के कुएं, तालाब सब सूख चुके हैं। पीने के पानी तक का समस्या यहाँ बहुत होता है। हम ये नहीं कह रहे कि इसका पूरा दोष हम उस हीरा खदान को दे दें या जो पेड़ काटे गए उनको दे दें, लेकिन इसका बहुत योगदान है इसमें। इसको हम नहीं नकार सकते किसी भी तरीके से। यहाँ स्थिति इतनी खराब इसलिए हो चुकी है क्योंकि यहाँ औसत बरसात होने के बावजूद भी सूखा पड़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NIDM की एक लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है 2019 में
2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 में औसत बरसात होने के बावजूद भी केवल 7% ग्रामीण ही अपनी पानी की घरेलू ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। ये जो सारी रिपोर्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको मैंने अपने घर में नहीं बनाया है। ये ज़रूर किसी न किसी सरकारी संस्थान द्वारा या आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी सरकारी संस्थान द्वारा पब्लिश की हुई रिपोर्ट्स या रिसर्च पेपर से ली गई हैं, और इन सभी का जो सोर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप भी अगर चाहें तो उनको जाके पढ़ सकते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके लिए 2 लाख के आसपास पेड़ों की कटाई की गई। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें 23 लाख पेड़ों का अस्तित्व जो है वो संकट में है, और अब और कुछ कमी रह गई थी, जो है कि नया आ गया है। ये जो एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें ये जो प्रोजेक्ट होते हैं बहुत ही बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं। तो इनमें जो पेड़ों की कटाई होती है वो बहुत ही बड़े रीजन में से होती है, तो किसी एक छोटे इलाके में उसका ज़्यादा असर नहीं होता, उसका असर ओवरऑल एक बड़े एरिया में ज़रूर होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में 2.25 लाख जो पेड़ काटे जाने हैं वो एक बहुत ही छोटे इलाके से काटे जाने हैं। तो उससे लगे हुए जो इलाके हैं, उससे लगे हुए जो गांव हैं, बक्सौहा के आसपास लगे हुए जो गांव हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, उसकी एक झलक हम पन्ना जिले के नूनागढ़ गांव में देख चुके हैं, जहां हजारों की संख्या में पेड़ों को काटा गया था, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में काटा जा रहा है। तो जो नुकसान होगा वो कितना होगा, हमारे आपकी सोच से परे है। अभी जो डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट का फॉरेस्ट क्लियरेंस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 382 हेक्टेयर वन क्षेत्र इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया गया है, और ये जो वन क्षेत्र है ये संरक्षित वन की श्रेणी में आता है। और इसी के थोड़ा नीचे आप जाएंगे तो इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट इंस्पेक्शन और सेकंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी है। फर्स्ट इंस्पेक्शन इसका 11 दिसंबर 2020 में हुआ था, और दूसरा इंस्पेक्शन का जनवरी 2021 में हुआ था। जनवरी 2021 में इस फॉरेस्ट लैंड का जो इंस्पेक्शन किया गया, ये उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इस रिपोर्ट के 12वें, 13वें और 14वें पॉइंट में इन्होंने कहा है कि ये जो पूरा वन क्षेत्र है, इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं या जो आसपास इसके रहने वाले परिवार हैं, वो किसी भी प्रकार से इस वन क्षेत्र के या इन वनों के ऊपर आश्रित नहीं है, और इस प्रोजेक्ट के यहाँ लगने से किसी भी प्रकार का आवास विस्थापन नहीं होगा, तो फिर पुनर्वास योजना की तो बात ही नहीं आती है। और उधर ही 18वें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये यहाँ के व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और रोजगार के नए मौके यहाँ के युवाओं को देगा। इस प्रोजेक्ट के यहाँ लगने से किसका विकास होगा और किसको रोजगार के नए मौके मिलेंगे, मेरे इस पूरे एनालिसिस से कहीं ना कहीं आपको समझते आ ही गया होगा। इसके संबंध में मेरे जो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, जो कुछ फैक्ट्स थे, या जो मैंने रिपोर्ट्स रिसर्च किया था, जो भी जानकारी मुझे थी मैंने आपके सामने रखा। अब उसके आगे आपको देखना है कि क्या सही और क्या गलत है। अगर हम किसी चीज़ को आबाद नहीं कर सकते हैं, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके को जो बहुत ही सूखा प्रभावित इलाका है, अगर आप किसी इलाके को आबाद नहीं कर सकते हैं तो कृपया बर्बाद तो मत ही करें।